जब भी इंडिया में मर्डर मिस्ट्रीज की बात होती है तो तंदूर कांड का जिक्र जरूर होता है। दुनिया तंदूर कांड को नैना सानी मर्डर केस के नाम से भी जानती है। वैसे इस केस के मशहूर होने के बजाय हत्या से ज्यादा हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपनाया गया तरीका था। सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या है तंदूर हत्याकांड या फिर नैना सानी हत्याकांड की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तारीख 2 जुलाई 1996 रात के लगभग 11 बज रहे थे। दिल्ली पुलिस के 2 जवान कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंज और होमगार्ड चंद्रपाल दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में से एक जनपद पर गश्त पर निकले हुए थे। जब ये लोग गश्त कर रहे थे तभी इनकी नजर एक महिला पर पड़ी जो कि जोर जोर से आग आग चिल्ला रही थी और ये महिला इसी इलाके में सब्जी बेचने का काम किया करती थी। और उस महिला की आवाज सुनकर दिल्ली पुलिस के 2 जवान उसी तरफ भागे तो उन्हें दिखाई देता है इलाके के मशहूर होटल अशोक यात्री निवास में से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। उसी वक्त अब्दुल नजीर तुरंत आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को देते हैं और खुद अपने साथी के साथ होटल यात्री निवास की ओर बढ़ते हैं। करीब आकर पता चलता है कि आग की लपटें होटल यात्री निवास के अंदर मौजूद बारबेक्यू रेस्टोरेंट से आ रही थी। कुछ देर की पूछताछ के बाद मैनेजर केशव कुमार बताता है कि रेस्टोरेंट पर काफी सारे पुराने पोस्टर बैनर पड़े हुए थे, उन्हें ही जलाया जा रहा है। लेकिन पुलिस वाले इस जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं होते और वो लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैनेजर केशव कुमार उन्हें बाहर ही रोक देता है। पुलिस वालों को अंदाजा होने लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, इसलिए दोनों पुलिस वाले वहां से हट जाते हैं। लेकिन कांस्टेबल पीछे की दीवार फांद के रेस्टोरेंट के अंदर फिर भी घुस जाता है और अंदर आने के बाद वो देखता है किचन एरिया में मौजूद 2 लोग तंदूर में मिलकर कुछ जला रहे हैं। जब आग के बारे में मैनेजर केशव कुमार से पूछा गया था तो उसने बताया था कि पुराने पोस्टर बैनर जलाए जा रहे हैं। मगर जब कांस्टेबल अंदर आके पूछताछ करता है तो दोनों बताते हैं दरअसल हम बकरा भून रहे हैं। कांस्टेबल इस बात पर भी भरोसा नहीं कर पाता और वो तंदूर एरिया के आसपास की चीजों को गौर से देखने लगता है और तभी उसकी नजर इंसानी हाथ पर पड़ती है। कांस्टेबल समझ जाता है कि ये लोग किसी इंसान को जला रहे हैं। वो वहां से हाथ देखने के बावजूद अनजान बनकर निकल जाता है। अंदर से निकलकर कांस्टेबल टीम को तुरंत मौके पर आने के लिए कहता है। थोड़ी देर में पुलिस की टीम भी पहुंच जाती है और अचानक धावा बोलकर अंदर मौजूद शख्स को पकड़ने की कोशिश करती है। उस समय तंदूर के पास 2 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक शख्स किसी तरह पुलिस की पकड़ से भागने में कामयाब हो जाता है, मगर पुलिस मैनेजर केशव कुमार को पकड़ लेती है। जल्दी से जल रहे तंदूर की आग को बुझाया जाता है तो वहाँ का नजारा देखकर सभी के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। तंदूर के ऊपर इंसान की लाश जल रही थी जो कि काफी हद तक जल चुकी थी। उसका चेहरा पहचानना मुश्किल हो चुका था, हालांकि उसका जबड़ा नहीं जला था। उससे अंदाजा हो रहा था कि ये लाश किसी महिला की है। पुलिस वाले मैनेजर केशव कुमार को तुरंत अरेस्ट करके पूछताछ शुरू कर देते हैं तो एक हिला देने वाला खुलासा होता है। केशव कुमार बताता है कि वो रेस्टोरेंट का मैनेजर है, जबकि तंदूर पर जिसकी लाश पड़ी हुई है वो रेस्टोरेंट के मालिक सुशील कुमार की पत्नी नैना सानी की है। पुलिस मौके से फरार हुए दूसरे शख्स के बारे में पूछती है तो मैनेजर केशव कुमार बताता है कि फरार हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद सुशील शर्मा था। सुशील शर्मा के बारे में छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि सुशील शर्मा कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति में उभरता हुआ एक बड़ा चेहरा है। दरअसल सुशील शर्मा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था और इस घटना के दौरान वो दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी था। नैना सानी भी किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी। अब पुलिस सुशील शर्मा की तलाश में लग जाती है। इधर ये खबर मीडिया के जरिए पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है कि एक महिला की हत्या की गई और उसके शव को टुकड़ों में काटकर तंदूर में जलाया गया। हर कोई गुस्से में और जल्द से जल्द आरोपी सुशील शर्मा को पुलिस की गिरफ्त में देखना चाहता था। सुशील को फरार हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था, लेकिन पुलिस अब तक उसे ढूंढ नहीं पाई थी। इसी बीच कुछ मीडिया संस्थानों से उड़ती उड़ती खबर चलने लगी कि पुलिस अब सुशील शर्मा का एनकाउंटर करने का मन बना रही है। और इन्हीं सब के बीच 10 जुलाई 1996 को दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा को बेंगलोर से गिरफ्तार कर लेती है। कुछ लोग बताते हैं एनकाउंटर की तैयारी की अफवाह के बाद सुशील ने खुद ही सरेंडर कर दिया था। सुशील की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। सुशील शर्मा के बयान के मुताबिक सुशील शर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स ग्रेजुएट था, जबकि नैना साहनी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी। एक जमाने में सुशील और नैना दोनों कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया करते थे। इस दौरान सुशील और नैना की दोस्ती हुई और दोनों ने लिव इन में रहना स्टार्ट कर दिया। साथ ही नैना ने कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग भी कंप्लीट की हुई थी। बयान के मुताबिक नैना साहनी रिलेशनशिप में आने के बाद पॉलिटिक्स से काफी दूर हो चुकी थी और अपने कमर्शियल पायलट में करियर बनाने लग गई थी और वहीं सुशील शर्मा पॉलिटिक्स में आगे बढ़ गए। दोनों ने कुछ समय बाद ही मंदिर मार्ग के एक अपार्टमेंट में बिना शादी के साथ रहने लगे। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक इन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर दुनिया के सामने उजागर नहीं होने दिया और वहीं नैना साहनी चाहती थी कि ये शादी पब्लिक हो जाए, लेकिन सुशील शर्मा इसे हमेशा छुपाने की कोशिश में लगा रहता था। इसी चीज को लेकर इन दोनों में
काफी लड़ाइयां भी होने लगी थी और लड़ाइयों का असर ये होता है कि नैना साहनी इस रिलेशनशिप से तंग आने लगती है और नैना अपने पुराने क्लासमेट और कांग्रेस के पूर्व कार्यकर्ता मदलू करीम नाम के शख्स के करीब आने लगती है। नैना मदलू की मदद से सुशील के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर फौरन जाकर पायलट बनने के सपने को पूरा करने की तैयारी में लग जाती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किसी तरह सुशील को नैना और मदलू के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है और इन सब के बीच 2 जुलाई 1995 की रात को कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है, जब सुशील अपने रोज के काम निपटाकर रात को अपने फ्लैट पर पहुंचता है कि नैना के हाथ में एक विस्की का गिलास था और वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। सुशील को देखते ही वो विस्की का गिलास उसकी तरफ बढ़ाती है, लेकिन सुशील गिलास लेने से मना कर देता है और पूछता है कि किससे बात कर रही हो। इसी पर नैना कहती है कि मैं अपनी फैमिली में किसी से बात कर रही हूँ। इतना कहकर नैना फोन रखकर दूसरे कमरे में चली जाती है। नैना के कमरे में जाके सुशील फोन के पास आता है और वही नंबर दोबारा रीडायल करता है और दूसरी तरफ फोन की घंटी बजती है और एक इंसान फोन उठाता है और हेलो बोलता है और हेलो सुनते ही सुशील फोन रख देता है। दरअसल सुशील को पहले से ही शक था नैना साहनी और मदलू करीम की नजदीकियां बढ़ती ही जा रही हैं और हो ना हो नैना अभी भी मदलू करीम से ही बात कर रही है। इसीलिए जैसे ही नैना फोन रखकर दूसरे कमरे में जाती है, सुशील नंबर रीडायल करता है और दूसरी तरफ से जो आवाज आई थी वो किसी और की नहीं मदलू करीम की ही थी। इसी बात को लेकर नैना और सुशील के बीच काफी लड़ाई होती है और दोनों ही एक दूसरे पर काफी चिल्लाते हैं। आमतौर पर कहा जाता है इसी लड़ाई के दौरान सुशील शर्मा ने नैना साहनी को गोली मार दी थी, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि इस लड़ाई झगड़े के बाद सुशील शर्मा उठकर बालकनी में चला जाता है। सुशील शर्मा के बयान के मुताबिक झगड़े के थोड़ी देर तक दोनों ही शांत रहते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद नैना साहनी सुशील शर्मा को कहती है मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। उसके बाद नैना एक सुसाइड नोट लिखती है। इसके थोड़ी देर बाद बालकनी में खड़े सुशील शर्मा को गोली चलने की आवाज आती है और जब वो कमरे की तरफ भागता है और देखता है नैना के हाथ में उसकी लाइसेंस्ड गन है। गोली चली जरूर थी, लेकिन नैना को गोली नहीं लगी थी, वो बिल्कुल ठीक थी और सुशील शर्मा को देखते ही कहती है मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी। यहाँ सुशील शर्मा नैना को समझाने की कोशिश करता है और उसके हाथ से गन ले लेता है। यहाँ पर दोनों खामोश हो जाते तो बात यहाँ खत्म हो सकती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यही बात खत्म होने की बजाय नैना और सुशील शर्मा के बीच एक बार फिर झगड़ा होता है और इस बार बात इस हद तक बढ़ जाती है कि सुशील शर्मा नैना की तरफ गन पॉइंट करके गोली चला देता है। पहली गोली नैना को छूकर दीवार पर टकरा जाती है। अभी नैना कुछ समझ पाती, अगले ही पल सुशील शर्मा दूसरी गोली चला देता है, जो कि गोली सीधा नैना के गले में लगती है और अभी पलक झपकी भी नहीं थी, सुशील शर्मा ने तीसरी गोली भी चला दी, जो कि नैना के सिर में लगती है और नैना साहनी वहीं ढेर हो जाती है। पूरा कमरा खून से भर जाता है और सुशील शर्मा कुछ देर तक समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद होश में आने के बाद वो अकेले रोने लगता है, एक तरफ अपने किए का पछतावा और दूसरी तरफ लाश को ठिकाने लगाने की टेंशन। फिर थोड़ी देर के बाद होश में आने के बाद वो अकेले रोने लगता है, एक तरफ अपने किए का पछतावा और दूसरी तरफ लाश को ठिकाने लगाने की टेंशन। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सुशील अपने फ्लैट से बाहर निकलता है और हालात का जायजा लेता है कि कहीं किसी ने गोली की आवाज तो नहीं सुनी और फिर सब कुछ नॉर्मल दिखने के बाद वो मार्केट जाके बड़ा सा पॉली बैग खरीदता है। पहले बड़ी ही सावधानी से नैना की लाश को पॉली बैग में डालकर बेडशीट से लपेट देता है और सब कुछ साफ करने के बाद नैना के द्वारा लिखे सुसाइड नोट को फाड़ देता है। हालांकि फटा हुआ सुसाइड नोट पुलिस ने बाद में बरामद कर लिया था। सुसाइड नोट के अंत में लिखा था कि मेरी अंतिम क्रिया सुशील ही करे। खैर, पूरे कमरे को अच्छे से साफ करने के बाद सुशील अपनी मारुति 800 कार को अपने फ्लैट के दरवाजे के पास पार्क करता है और रात के अंधेरे में किसी तरह लाश को अपनी गाड़ी में डालकर वहां से निकल जाता है। लाश को लेकर सुशील निकल तो गया था, मगर उसको समझ नहीं आ रहा था वो लाश का करेगा क्या। इसी टेंशन में वो गाड़ी को काफी देर तक घुमाता रहता है और थोड़ी देर के बाद उसे आइडिया आता है कि क्यों ना लाश को नदी में बहा दिया जाए, जिसके बाद वो आईटीओ की ओर बढ़ने लगता है। प्लान था कि आईटीओ पुल से लाश को नीचे फेंक देगा, लेकिन जिस वक्त सुशील वहां गया उस वक्त पुल पर काफी भीड़ थी, तो ये प्लान कैंसिल करके वो गाड़ी लेकर सीधा अपने बगिया रेस्टोरेंट में लाश को लेकर पहुंच जाता है। जिस समय सुशील शर्मा रेस्टोरेंट पहुंचता है उस समय रेस्टोरेंट में काफी चहल पहल थी और बड़ी संख्या में लोग वहां खाना खा रहे थे। फिर सुशील शर्मा रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी खड़ी करके अपने रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार को बुलाता है और उसे ऑर्डर देता है कि जल्दी से जल्दी रेस्टोरेंट को खाली करवाओ, बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। सुशील की बातें सुनकर केशव कुमार तुरंत रेस्टोरेंट को खाली करवाने में लग जाता है। बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। सुशील की बातें सुनकर केशव कुमार तुरंत रेस्टोरेंट को खाली करवाने में लग जाता है और कुछ ही समय में कस्टमर और स्टाफ से भरा रेस्टोरेंट एकदम खाली हो जाता है। अब रेस्टोरेंट में सिर्फ सुशील शर्मा और केशव कुमार ही बचे थे। अब सुशील अपने मैनेजर को कुछ ही समय पहले घटी घटना के बारे में सब कुछ बता देता है और सुशील लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैनेजर केशव कुमार की मदद मांगता है। पहले तो केशव कुमार मना करता है, लेकिन सुशील अपना साथ देने के लिए मैनेजर केशव कुमार को मना लेता है और अब इस खौफनाक खेल की शुरुआत होती है। सुशील के बयान के मुताबिक
रेस्टोरेंट के अंदर पुलिस के आते ही वो वहाँ से भाग गया था और भागने के बाद दिल्ली के गुजरात भवन में एक अपने आईएएस दोस्त के पास बिना कुछ बताए रात गुजारता है और अगले दिन जयपुर के लिए निकल जाता है। जयपुर से फिर मुंबई जाता है और फिर तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचकर अपना सर मुंडवा के बाल दान करता है और फिर चेन्नई के बाद बैंगलोर पहुंचता है और पुलिस भी उसके पीछे पीछे बैंगलोर पहुंचती है और फाइनली 10 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुशील शर्मा नैना साहनी मर्डर के लिए धारा 302, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के लिए 120B और सबूत मिटाने के लिए धारा 201 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इस मामले में सुशील शर्मा के साथ मैनेजर केशव कुमार और अन्य 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। 3 नवंबर 2003 को सुशील शर्मा को नैना की हत्या का दोषी करार दे दिया जाता है। इसके साथ ही मैनेजर केशव कुमार को भी दोषी बताया जाता है। बाकी 3 लोगों को रिहा कर दिया जाता है। 7 नवंबर 2003 को फैसला सुनाते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई जाती है, जबकि केशव कुमार को 7 साल की जेल काटने की सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले के बाद दिसंबर 2003 में सुशील शर्मा हाई कोर्ट में अपील करता है। लगातार सुनवाई के बाद 19 फरवरी 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट भी सुशील शर्मा को दिए गए फैसले की सजा को बरकरार रखता है। जब हाई कोर्ट से भी सुशील शर्मा को राहत नहीं मिली, तब ये 2007 में सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है और फाइनली दिल्ली सुप्रीम कोर्ट 2007 में फैसले की सजा को उम्र कैद में बदल देती है। इस सजा को बरकरार रखते हुए सुशील शर्मा आगे की सजा तिहाड़ जेल में काटता है। आपको जान के हैरानी होगी, अपनी पत्नी की हत्या की सजा काटने के दौरान जेल में सुशील शर्मा पुजारी के तौर पे काम किया करता था। सुशील शर्मा उस दौर का इकलौता कैदी था जिसे 20 सालों में एक बार भी पे रोल नहीं मिली थी, मतलब वो एक दिन के लिए भी बाहर नहीं आया था। और इन सब के बाद 2018 में सुशील शर्मा के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसे रिहा कर दिया जाता है। अब सुशील शर्मा आजाद जेल से बाहर अपनी जिंदगी बिता रहा है। इस केस में कई चीजें इंडिया में पहली बार देखने को मिली थी, जैसे पहली बार आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए टेस्टिंग का सहारा लिया गया था। इस केस में स्टार्टिंग में ये कहा गया था कि नैना साहनी के शव को टुकड़ों में काट कर तंदूर में जलाया गया था, लेकिन जांच में साफ हुआ कि लाश को ऐसे के ऐसे ही तंदूर में डाल दिया था, जो कि अपने आप में दिल दहला देने वाला था। दोस्तों, इस पूरे केस के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करिए और साथ ही क्राइम से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास ही बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़े एक और नई सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।